पापा, प्लीज मुझे बचा लो। आपके जाने के बाद ही तो मुझे 1 करोड़ रुपए मिलेंगे ना। बेटी प्रिया की आवाज समुद्र की ठंडी हवा से भी ज्यादा तीखी बनकर आनंद प्रकाश के कानों में चुभी। नवंबर की तूफानी लहरें चट्टान से टकरा रही थीं। उस चट्टान के किनारे व्हील चेयर पर बैठे नेत्रहीन पिता ने महसूस कर लिया था कि उनकी बेटी उन्हें धक्का देने वाली है, लेकिन विरोध करने के बजाय उन्होंने अपनी जेब से एक पुराना नीला रूमाल निकाला और अपनी बेटी को हत्यारिन बनने से बचाने के लिए उन्होंने व्हीलचेयर पर लगे प्रिया के उंगलियों के निशानों को बड़ी सावधानी से पोंछना शुरू कर दिया। एक पिता का अपनी जान लेने वाली बेटी के लिए अंधा प्यार जो उसके अपराध के सबूत तक मिटा रहा था, लेकिन प्रिया को यह अंदाजा भी नहीं था कि वही नीला रूमाल 10 मिनट बाद उसे नरक में धकेलने वाला एक भयानक जाल बन जाएगा। इस त्रासदी के अंत में कौन सा चौंकाने वाला रहस्य छिपा था? कहानी शुरू करने से पहले हमारे इस प्यार के आशियाने को अपनी मौजूदगी से और भी गर्मजोशी दें। आप यह कहानी कहां से सुन रहे हैं, हमें कमेंट में बताएं। हम आपके लिए सेहत और शांति की दुआएं भेजेंगे। नवंबर की एक देर रात जब ठंडी हवा मुंबई की एक पुरानी चाल के दरवाजों से टकरा रही थी, आनंद प्रकाश अपनी छोटी सी कोठरी में जाग रहे थे। वे अपनी अंधी आंखों को झपकाते हुए दीवार पर टंगी पुरानी घड़ी की टिक टिक की आवाज सुन रहे थे। टिक 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 टिक। घड़ी के पेंडुलम की आवाज ही उस खामोश कमरे में गूंज रही थी, लेकिन आनंद का दिल किसी बच्चे की तरह धड़क रहा था, जैसे कल स्कूल पिकनिक पर जाना हो। कल वो अपनी इकलौती बेटी प्रिया के साथ समुद्र की यात्रा पर जाने वाले थे। प्रिया ने खुद समुद्र देखने चलने को कहा। यह तो सपने जैसा है। आनंद ने टटोलते हुए तकिए के नीचे से रूमाल निकाला। वह एक पुराना फीके रंग का नीला रूमाल था जिसके कोने घिस चुके थे 20 साल पहले। उनकी बेटी ने अपने नन्हे हाथों से यह उनके लिए खरीदा था। आनंद के लिए यह सिर्फ कपड़े का टुकड़ा नहीं, बल्कि उनकी बेटी का प्यार और उनके जीने की वजह थी। तभी बाहर से ऊंची एडी के जूतों की टक टक की आवाज आई। आनंद के कान खड़े हो गए। प्रिया, मेरी बच्ची, आ गई तू? जंग लगे लोहे का दरवाजा चरमराते हुए खुला और ठंडी हवा के साथ तेज परफ्यूम की महक अंदर आ गई। प्रिया थी, लेकिन उसके चेहरे पर आनंद की उम्मीदों के विपरीत एक गहरी उदासी और ठंडक थी, जैसे उसे जबरदस्ती कहीं ले जाया जा रहा हो। प्रिया ने अपने ब्रांडेड जूते दरवाजे पर बेतरतीबी से फेंके और तुनकर बोली, पापा सोए नहीं? कल सुबह जल्दी निकलना है। हाँ बेटी, तू आने वाली थी तो नींद कैसे आती? खाना खाया तूने? आनंद ने बेटी की आवाज की दिशा में हाथ बढ़ाया, लेकिन प्रिया ने उस हाथ को झिड़क दिया और अपना बैग कोने में फेंक दिया। अरे छोड़ो, खाने का टाइम नहीं है। सामान पैक कर लिया? व्हील चेयर रख ली? हाँ, सब रख लिया है। पर प्रिया, क्या हम सच में समुद्र देखने जा रहे हैं? तू तो कहती थी कि तू बहुत व्यस्त है और पैसे भी तो नहीं होंगे। आनंद को अपराध बोध हुआ और उनकी आवाज धीमी हो गई। वे जानते थे कि उनके इलाज और घर के खर्च की वजह से उनकी बेटी कर्ज में डूबी है। प्रिया ने झूंझलाकर एक लंबी सांस ली और झूठ बोला, अरे चिंता मत करो, इस बार मेरी एक एफडी पूरी हुई है और यह आपकी ख्वाहिश भी तो थी। आप हमेशा कहते थे ना, मरने से पहले, मतलब और बूढ़े होने से पहले एक बार समुद्र देखना है। प्रिया की जबान फिसल गई थी, लेकिन आनंद ने मरने से पहले को और बूढ़े होने से पहले सुनकर सिर हिला दिया। उन्होंने सोचा, बेटी शायद मुश्किल में भी उनके लिए कुछ करना चाहती है। उन्हें उस पर सिर्फ प्यार और दया आ रही थी, लेकिन आनंद यह नहीं देख सके कि प्रिया की आंखों में अपने पिता के लिए एक भयानक जानलेवा इरादा छिपा था। प्रिया ने अपना फोन निकाला और चुपके से किसी को मैसेज भेजा, तैयारी हो गई, कल सुबह निकलेंगे, काम पक्का खत्म कर दूंगी, वादा किए हुए पैसे तैयार रखना। मैसेज पाने वाला उसका प्रेमी और साहूकारों का दलाल साहिल था। प्रिया ने अपने पिता आनंद के नाम पर 1 करोड़ रुपए की जीवन बीमा पॉलिसी ले रखी थी। उस पैसे से वह अपना कर्ज चुकाकर एक विकलांग पिता की बेटी होने के कलंक को मिटाकर नई जिंदगी शुरू करना चाहती थी। उसके लिए यह यात्रा प्यार जताने का मौका नहीं, बल्कि अपने पिता को खत्म करने की एक साजिश थी। चलो अब जल्दी सो जाओ, कल थकान होगी। प्रिया ने लाइट बंद की और मुंह फेर कर लेट गई। अंधेरे कमरे में आनंद अपनी बेटी की पीठ से आती उसकी तेज सांसों को सुनते हुए धीरे से उस नीले रूमाल को वापस अपनी जेब में रख रहे थे। प्रिया, शुक्रिया बेटी, बहुत बहुत शुक्रिया। इस नाकारा बाप को समुद्र दिखाने ले जाने के लिए। आनंद को नींद नहीं आई
वे रात भर उस रूमाल को सहलाते रहे। उस पुराने कपड़े का स्पर्श उन्हें 20 साल पहले की उस आग वाली रात की याद दिला रहा था, जब उन्होंने अपनी बेटी को गोद में उठाकर आग की लपटों से बाहर निकाला था। अपनी आंखें और चेहरा खोकर उन्होंने अपनी बेटी की आवाज पाई थी। कल वही आवाज लहरों की आवाज के साथ सुनाई देगी। यह सोचकर आनंद के चेहरे पर एक खुशी की मुस्कान आ गई। वे इस बात से अनजान थे कि यह उनकी बेटी के साथ उनकी आखिरी रात हो सकती है। अगली सुबह सूरज निकलने से पहले ही एक पुरानी कार उस तंग गली से निकली। प्रिया के हाथ स्टीयरिंग व्हील पर कसकर जमे थे और घबराहट से सफेद पड़ गए थे। बगल की सीट पर बैठे आनंद ने खिड़की थोड़ी नीचे की और सुबह की ताजी हवा को अंदर खींचा। हवा में ठंडक है, लगता है सर्दी आ गई। सर्दी लग रही है तो बंद करो। प्रिया ने गुस्से में पावर विंडो का बटन दबाया। विंग की आवाज के साथ खिड़की बंद हो गई और कार में फिर से दम घोंटने वाली खामोशी छा गई। आनंद ने झेंपते हुए अपनी छड़ी को कसकर पकड़ लिया। उनकी अंधी आंखों के सामने सिर्फ अंधेरा था, लेकिन मन में वे 50 साल बाद पहली बार दिखने वाले समुद्र की नीली लहरों की तस्वीर बना रहे थे। लेकिन वे किसी खूबसूरत समुद्र तट पर नहीं, बल्कि एक खतरनाक चट्टान की ओर जा रहे थे, जहां ऊंची खाई और उफनती लहरें अपना मुंह खोले इंतजार कर रही थीं। गाड़ी शहर से निकलकर हाईवे पर आ गई थी। मुंबई की रोशनियां पीछे छूट रही थीं और त्रासदी का साया करीब आ रहा था। आनंद की जेब में रखा नीला रूमाल शायद आने वाले दुर्भाग्य को महसूस कर चुका था और धीरे से सरसराने लगा। क्या आनंद उस समुद्र को महसूस कर पाएंगे जिसे वे दिल से देखना चाहते थे, या वे अपनी ही बेटी के हाथों ठंडी लहरों में समा जाएंगे? इस दुखद यात्रा का पर्दा अब उठ रहा था। गाड़ी अब शहर की भीड़ भाड़ से दूर एक शांत तटीय सड़क पर दौड़ रही थी। खुली खिड़की से आती नमकीन हवा की महक ने आनंद के चेहरे पर छाई उदासी को कुछ पल के लिए दूर कर दिया। यह महक उन्हें 20 साल पहले की याद दिला रही थी, जब उनकी आंखें ठीक थीं और वे अपनी पत्नी और छोटी प्रिया के साथ गर्मियों में इसी तरह समुद्र किनारे आए थे। लेकिन यह याद प्रिया की तीखी आवाज से टूट गई। पापा, अभी पहुंचने में बहुत टाइम है, फालतू बातें मत करो और चुपचाप बैठो। प्रिया ने गुस्से में रेडियो की आवाज बढ़ा दी। स्पीकर से बजता तेज संगीत आनंद के कानों में हथौड़े की तरह बज रहा था। आनंद ने चुपचाप सिर हिलाया और अपनी जेब में रखे नीले रूमाल को सहलाने लगे। उस पुराने कपड़े का स्पर्श उन्हें 20 साल पहले की उस रात में ले गया। उस रात कड़ाके की ठंड थी। उनकी छोटी सी कोठरी में लगी आग ने पलक झपकते ही उनके घर को निगल लिया था। प्रिया, प्रिया! आनंद बिना सोचे समझे आग की लपटों में कूद गए। उनकी पत्नी छत के मलबे के नीचे दबकर दम तोड़ चुकी थी और कोने में रोती हुई 5 साल की प्रिया ही उनकी एकमात्र उम्मीद थी। जलते हुए मांस की पीड़ा के बावजूद आनंद ने प्रिया को अपनी गोद में उठाया और बाहर की ओर छलांग लगा दी। इस कोशिश में जहरीले धुएं ने उनकी आंखों को छीन लिया और आग की गर्मी ने उनके आधे चेहरे को झुलसा दिया। जब अस्पताल में उनकी आंखें खुलीं तो दुनिया हमेशा के लिए अंधेरी हो चुकी थी, लेकिन प्रिया की रोती हुई आवाज सुनकर उन्हें सुकून मिला। पापा, पापा, आपकी आंखों को क्या हुआ? मैं ठीक कर दूंगी। नन्हे हाथों से पापा की पट्टियों को छूकर रोती हुई बच्ची स्कूल के पास की दुकान से कुछ रुपयों का नीला रूमाल लाकर बोली थी, पापा, जब आपको पसीना आएगा तो मैं इससे पोंछ दूंगी, मैं आपकी आंखें बनूंगी। उस भोली बच्ची का नाम प्रिया था। आनंद ने उसी दिन कसम खाई थी, मैं अपनी आंखें देकर, अपना दिल बेचकर भी इस बच्ची को एक अच्छी जिंदगी दूंगा। लेकिन गरीबी कसमों से ज्यादा जिद्दी होती है। बिना मां के एक विकलांग पिता के साथ पली बढ़ी प्रिया किशोरावस्था में बदलते बदलते पूरी तरह बदल गई। दोस्त उसके पिता को राक्षस कहकर चिढ़ाते थे तो वह घर आना कम कर देती। अगर उसे महंगे बैग नहीं मिलते तो वह खाना फेंक देती और चिल्लाती। आनंद को लगता कि यह सब उनकी गलती है, इसीलिए वे रात भर मालिश का काम करके जो भी कमाते प्रिया के हाथ में रख देते। उन्होंने सोचा कि यही प्यार है, लेकिन वे बहुत देर से समझे कि यह प्यार नहीं, बल्कि अपनी बेटी को एक राक्षस बनाने वाला चारा था। क्या कर रहे हो? उतरो, हाईवे का ढाबा है। गाड़ी एक झटके से रुकी। आनंद लड़खड़ाते हुए अपनी छड़ी के सहारे कार से उतरे। ठंडी हवा उनके झुलसे हुए गालों से टकराई। प्रिया ने उन्हें एक बेंच पर बिठाया और खुद किसी से फोन पर बात करने के लिए दूर चली गई। आनंद के तेज कानों ने हवा की सरसराहट के बीच प्रिया की दबी हुई आवाज सुन ली, हाँ साहिल, बस पहुंचने ही वाले हैं। हाँ, उस चट्टान की तरफ। वहां कोई सीसीटीवी नहीं है और लोग भी नहीं होते। आनंद का दिल टूटकर बिखर गया।
लेकिन उन्होंने अनजान बनने का नाटक किया और बेंच को कसकर पकड़ लिया। तभी कोई उनके बगल में आकर खड़ा हुआ, एक जानी पहचानी और गर्मजोशी भरी आहट। वह आनंद के नियमित ग्राहक और बीमा कंपनी के जांच अधिकारी विक्रम सिंह थे। विक्रम कुछ दिनों से प्रिया पर नजर रखे हुए थे। वह आनंद की गरीबी को अच्छी तरह जानते थे, इसलिए जब अचानक प्रिया के नाम पर 1 करोड़ रुपए की बीमा पॉलिसी ली गई तो उन्हें खतरे का अंदेशा हो गया था। आज सुबह जब विक्रम ने आनंद का घर खाली देखा तो एक अनहोनी की आशंका से वे पागलों की तरह उनकी तलाश में निकल पड़े थे। लेकिन ढाबा बहुत बड़ा था और किस्मत ने दोनों को मिलाए बिना ही अलग कर दिया। जब विक्रम वॉशरूम की तरफ आनंद को खोज रहे थे, प्रिया ने जल्दी से फोन काटा और आनंद के पास आई। जल्दी बैठो, टाइम नहीं है, सूरज ढलने से पहले पहुंचना है। प्रिया ने आनंद का हाथ इतनी जोर से पकड़ा कि उनकी पतली कलाई पर नील पड़ गया, लेकिन आनंद ने एक आह तक नहीं भरी। उन्होंने सोचा, शायद जल्दी खत्म हो जाना ही बेहतर है। इस गरीबी और अपराध बोध से मैं ही अपनी बेटी को आजाद कर देता हूं। यही मेरा आखिरी तोहफा होगा। गाड़ी फिर से चल पड़ी। आनंद ने दूर होते ढाबे की ओर मन ही मन विदाई ली। विक्रम बेटा, तुम बहुत अच्छे इंसान हो। मेरी बेटी जो पाप करने जा रही है, हो सके तो उसे रोक लेना या फिर उसे माफ कर देना। गाड़ी अब पक्की सड़क से उतरकर ऊबड़ खाबड़ कच्चे रास्ते पर आ गई थी। जब भी गाड़ी उछलती, प्रिया की तेज सांसों की आवाज सुनाई देती। यह घबराहट, डर और लालच में डूबी किसी जानवर की सांसें थीं। आनंद को अचानक 20 साल पहले आग की लपटों के बीच रोती हुई मासूम प्रिया की आंखें याद आ गईं। अगर उस दिन मैंने तुम्हें बचाने के बजाय तुम्हारे साथ ही मर गया होता तो क्या तुम आज यह पाप करने से बच जाती? अपराध बोध आनंद का गला घोंट रहा था। पहुंच गए, उतरो। गाड़ी एक ऐसी जगह रुकी जहां लहरों की आवाज गड़गड़ाहट की तरह गूंज रही थी। चट्टान का किनारा। प्रिया ने डिग्गी से व्हील चेयर निकाली और आनंद को उस पर बिठाया। चरमराती व्हील चेयर की आवाज ने उस सन्नाटे को तोड़ा। आनंद ने अपनी नाक से आती नमकीन और गीली हवा से ही समझ लिया कि यह जगह कितनी खतरनाक है। नीचे अथाह खाई थी और लहरें चट्टानों से टकराकर सफेद झाग बना रही थीं। पापा, उधर देखो, समुद्र कितना खूबसूरत है। आपकी ख्वाहिश पूरी हो गई ना? प्रिया की आवाज कांप रही थी। उसने व्हील चेयर को कसकर पकड़ा और धीरे धीरे चट्टान के किनारे की ओर धकेलना शुरू कर दिया। आनंद ने अपनी अंधी आंखों से समुद्र की ओर देखा। वे देख नहीं सकते थे, लेकिन महसूस कर सकते थे कि नीली लहरें उन्हें बुला रही हैं। हाँ, समुद्र बहुत अच्छा है प्रिया, तेरी वजह से मैं यह देख पाया। आनंद ने जाहिर तौर पर खुश होकर कहा, लेकिन उनके हाथ जेब में रखे नीले रूमाल को कसकर पकड़े हुए थे। अब सब कुछ खत्म होने का समय आ गया था। प्रियास पास देख रही थी कि कहीं कोई सीसीटीवी तो नहीं है, और व्हील चेयर धीरे धीरे खतरनाक किनारे की ओर बढ़ रही थी। लेकिन तभी हवा की आवाज के साथ एक और इंजन की धीमी आवाज सुनाई दी, जो उनका पीछा करते हुए आ रही थी। क्या विक्रम इस त्रासदी को रोक पाएंगे, या नवंबर का ठंडा समुद्र उस बेबस पिता को निगल जाएगा? चट्टान के किनारे खड़े पिता पुत्री की किस्मत अब एक भयानक अंत की ओर बढ़ रही थी। लहरों की गड़गड़ाहट कानों को सुन्न कर रही थी। प्रिया ने आनंद की व्हील चेयर को उस जगह धकेला जहां टूरिस्ट कम आते थे। वहां जंगली घास उगी हुई थी और एक जंग लगी रेलिंग खतरनाक ढंग से समुद्र की ओर झुकी हुई थी। प्रिया ने हांफते हुए चारों ओर देखा। दूर दूर तक कोई नहीं था। उसके दिल की धड़कन बढ़ गई थी, लेकिन यह अपराध बोध से नहीं, बल्कि जल्द ही मिलने वाले 1 करोड़ रुपये के उत्साह से था। पापा, यहाँ का नजारा कितना अच्छा है, हवा भी कितनी ठंडी है। प्रिया ने उत्साहित होने का नाटक किया, लेकिन आनंद ने उसकी आवाज में छिपी कांपन को महसूस कर लिया। यह साफ साफ जानलेवा इरादा था। आनंद ने समुद्र की ओर सिर घुमाया। नमकीन हवा के साथ पुरानी जंग लगी लोहे की गंध आ रही थी। आनंद के तेज कानों ने यह भी सुन लिया कि हवा चलने पर वह रेलिंग कीं कीं की कमजोर आवाज कर रही थी। वह अंदर से पूरी तरह खोखली और सड़ चुकी थी। कोई भी उस पर वजन डालता तो वह टूटकर समुद्र में गिर जाती। प्रिया, यह जगह खतरनाक है, रेलिंग का सहारा मत लेना। आनंद चिल्लाना चाहते थे, लेकिन वे चुप रहे। अगर उन्होंने अभी कुछ कहा तो बेटी का प्लान बिगड़ जाएगा और वह उन्हें किसी और भयानक तरीके से मारने की कोशिश करेगी। उन्होंने सोचा, मेरा चुपचाप चले जाना ही बेटी के लिए बेहतर है। यह भोला पिता मौत के दरवाजे पर भी अपनी बेटी की सुरक्षा की चिंता कर रहा था। प्रिया ने धीरे से व्हील चेयर का ब्रेक खोल दिया।
अब बस एक हल्का सा धक्का देने की जरूरत थी और व्हील चेयर ढलान पर लुढ़कती हुई उस सड़ी हुई रेलिंग से टकराकर नीचे गिर जाती। तभी आनंद ने कांपते हाथों से अपनी जेब से नीला रूमाल निकाला। प्रिया, 1 मिनट, बस 1 मिनट मेरी बात सुन, प्रिया ने झुंझलाकर कहा। अब क्या है, जल्दी करो ना। आनंद ने जवाब देने के बजाय रूमाल से व्हील चेयर के हैंडल को पोंछना शुरू कर दिया। वही हैंडल जिसे प्रिया ने कसकर पकड़ा हुआ था और जिस पर उसके पसीने वाले हाथों के निशान थे। वे अपनी बेटी के उंगलियों के निशान मिटा रहे थे ताकि पुलिस को कोई सबूत न मिले और उनकी बेटी पर कोई शक न करे। यह एक पिता का अपनी जान लेने वाली बेटी के लिए आखिरी प्यार था। प्रिया ने यह देखकर हौंसी उड़ाई। पापा, ये क्या कर रहे हो? सफाई? तेरे हाथ में पसीना बहुत आता है ना, कहीं फिसल न जाए, इसलिए साफ कर रहा हूं। आनंद ने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन उनकी मुस्कान में आंसू भरे थे। प्रिया समझ नहीं पाई कि आनंद ऐसा क्यों कर रहे हैं, लेकिन मन ही मन खुश हुई। अच्छा हुआ, मैं वैसे भी परेशान थी, खुद ही सबूत मिटा रहा है। बेवकूफ है, इसलिए इसे संभालना आसान है। उसके लिए पिता का प्यार सिर्फ इस्तेमाल करने की एक चीज थी। व्हीलचेयर पहुंचने के बाद आनंद ने रूमाल लेकर रेलिंग की ओर हाथ बढ़ाया और उस सड़ी हुई रेलिंग के खंभे पर नीले रूमाल को कसकर बांध दिया। हवा में वह नीला कपड़ा जोर जोर से फड़फड़ाने लगा। यह वहां क्यों बांध रहे हो? शर्मिंदगी महसूस हो रही है। आनंद ने सिर हिलाया। प्रिया, यहां हवा बहुत तेज है। बाद में जब मैं वापस जाऊंगा तो रास्ता न भूल जाऊं, इसलिए यह निशान लगा रहा हूं। लेकिन यह झूठ था। आनंद मन ही मन रोते हुए कह रहे थे। प्रिया, जिस जगह यह रूमाल बांधा है वह सड़ी हुई है, भूलकर भी इस पर सहारा मत लेना। यह एक बाप का तुझे आखिरी इशारा है। लेकिन लालच में अंधी प्रिया उस गहरे मतलब को कैसे समझती? उसने बस मुंह फेर लिया। तभी नीचे पार्किंग में एक गाड़ी के जोर से रुकने की आवाज आई। विक्रम की गाड़ी। विक्रम ने हांफते हुए चारों ओर देखा। प्रिया की महंगी गाड़ी खड़ी थी, इंजन अभी भी गर्म था। विक्रम का दिल डूबने लगा। देर नहीं हुई है, प्लीज अंकल। विक्रम चट्टान के ऊपर जाने वाले संकरे रास्ते पर दौड़ने लगे। ऊपर प्रिया अपने आखिरी काम को अंजाम देने के लिए आनंद के पीछे गई। उसने व्हील चेयर के हैंडल को पकड़ा जो अब बिल्कुल साफ था। पापा, अब चलते हैं, मां से मिलना है ना, मैं आपको उनके पास भेज रही हूं। प्रिया की आवाज किसी शैतान की फुसफुसाहट जैसी थी। आनंद ने चुपचाप आंखें बंद कर लीं। उन्होंने आखिरी बार उस नीले रुमाल की ओर देखा जो हवा में पागलों की तरह नाच रहा था, जैसे बेटी को उस तरफ आने से मना कर रहा हो। प्रिया ने व्हील चेयर को धकेलने के लिए पैरों में ताकत भरी। उसके होठों पर एक टेढ़ी मुस्कान थी। 1 करोड़ रुपए, अलविदा पापा। जैसे ही प्रिया ने धक्का दिया, अचानक समुद्र की ओर से एक जोरदार हवा का झोंका आया। इतनी तेज हवा कि प्रिया अपना संतुलन खो बैठी और लड़खड़ा गई। ऐसा लगा जैसे आसमान इस पाप को देखकर अपनी पहली चेतावनी दे रहा हो। क्या विक्रम समय पर पहुंच पाएंगे, या इस चट्टान के किनारे एक कभी न खत्म होने वाली त्रासदी शुरू हो जाएगी? सिर्फ वह नीला रूमाल पागलों की तरह फड़फड़ाता हुआ आने वाले अंत को देख रहा था। तेज हवा का झोंका गुजरने के बाद चट्टान पर एक भयानक सन्नाटा छा गया। प्रिया ने मुश्किल से खुद को संभाला और अपने बिखरे बालों को गुस्से से पीछे करते हुए हाँफी। यह हवा सामान्य नहीं थी। ऐसा लगा जैसे कोई कान में चिल्ला रहा हो, अभी भी रुक जाओ। लेकिन प्रिया की आंखों के सामने 1 करोड़ रुपए की चमक उसके पिता की जान से ज्यादा थी। कैसी हवा है, लगता है भगवान भी मेरे साथ नहीं है। उसने जमीन पर थूका और फिर से व्हील चेयर का हैंडल पकड़ा। आनंद ने अपनी पीठ के पीछे बेटी के जानलेवा इरादे को महसूस किया। उन्होंने आखिरी बार उसे रोकने की कोशिश की। प्रिया, अभी भी देर नहीं हुई है, चलो घर चलते हैं। चुप रहो, बस तुम चले जाओ तो मेरी जिंदगी संवर जाएगी। प्रिया की आवाज अब किसी इंसान की नहीं बल्कि एक जानवर की चीख जैसी थी। उसने सोचा अगर और देर की तो वह खुद पागल हो जाएगी। लेकिन व्हीलचेयर का पहिया एक पत्थर में अटक गया। प्रिया ने उसे निकालने के लिए व्हीलचेयर के सामने आकर अपनी पीठ को रेलिंग से टिकाकर पैर से व्हीलचेयर को धक्का देने की तैयारी की। समस्या यह थी कि प्रिया ने जिस जगह पीठ टिकाई थी वह वही सड़ी हुई रेलिंग थी जहां आनंद ने खतरे का निशान, वह नीला रूमाल बांधा था। नहीं प्रिया, वहां नहीं। आनंद के कानों ने सुन लिया था कि जैसे ही प्रिया ने रेलिंग पर वजन डाला, पुराना लोहा चरमरा कर झुक गया। यह धातु की आवाज नहीं थी बल्कि किसी खोखले बिस्कुट के टूटने जैसी चर्र की आवाज थी।
आनंद ने बेटी को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया। प्रिया हट जा, वह रेलिंग सड़ी हुई है। लेकिन आनंद की चीख लहरों के शोर में दब गई। प्रिया ने सोचा कि आनंद आखिरी बार बचने की कोशिश कर रहे हैं और उसने मुस्कुराते हुए पूरा वजन रेलिंग पर डाल दिया। घटिया इंसान, मुझे छूना मत। जिस पल प्रिया ने आनंद का हाथ झटककर रेलिंग पर वजन डाला, उसी पल वह लोहे का खंभा जो सालों से समुद्री हवा का सामना कर रहा था, टूटकर अलग हो गया। एक भयानक आवाज के साथ प्रिया के पीछे की दुनिया गायब हो गई। उसकी आंखें डर से फैल गईं। उसने हवा में हाथ पैर मारे, लेकिन उसके हाथ में सिर्फ पिता द्वारा बांधा गया वह पुराना नीला रूमाल आया। संतुलन खोकर प्रिया का शरीर रेलिंग के साथ चट्टान से नीचे खाई में गिर गया। पापा बचाओ। एक दर्दनाक चीख चट्टान से टकराई और लहरों के शोर में खो गई। जिस जगह प्रिया खड़ी थी वहां टूटी हुई रेलिंग के निशान और हवा से उड़कर जमीन पर गिरा वह नीला रूमाल ही बचा था। पिता को मारकर बीमा के पैसे लेने आई बेटी, विडंबना देखिए, उसी जगह से उसी लालच के साथ गहरे समुद्र में समा गई। आनंद का हाथ हवा में ही लटका रह गया। प्रिया, प्रिया। उनकी चीखें खाली चट्टान पर गूंज रही थीं। वे व्हील चेयर से गिरकर बेटी के गायब होने की जगह पर घिसटते हुए गए। अपनी अंधी आंखों से वे जमीन को टटोलते हुए रो रहे थे। उनकी उंगलियों ने ठंडी मिट्टी और टूटे हुए लोहे के नुकीले सिरे को महसूस किया और उसके बगल में पड़ा था वह नीला रूमाल। आनंद ने उस रूमाल को पकड़कर बिलखते हुए कहा, मैंने कहा था ना मेरी बच्ची, यह जगह खतरनाक है। मैंने इशारा दिया था। जिस बेटी ने उन्हें मारने की कोशिश की, उसी की मौत पर पिता का गुस्सा गायब हो गया था। अब सिर्फ यह अपराध बोध बचा था कि वे उसे बचा नहीं पाए। आनंद ने चट्टान से कूदकर अपनी जान देने की कोशिश की। जिस दुनिया में बेटी नहीं, वहां जीने का क्या मतलब। जैसे ही उन्होंने शरीर को आगे झुकाया, किसी ने तेजी से उनकी गर्दन पकड़ ली। अंकल नहीं, होश में आइए। विक्रम थे। हांफते हुए पहुंचे विक्रम ने आनंद को पीछे से पकड़ा और दोनों जमीन पर गिर पड़े। विक्रम ने आनंद को कसकर पकड़ते हुए नीचे देखा। गहरी खाई में सिर्फ सफेद लहरें थीं। प्रिया का कोई निशान नहीं था। मेरी बेटी, मेरी प्रिया नीचे है, छोड़ो मुझे। आनंद एक जानवर की तरह चिल्ला रहे थे, लेकिन विक्रम ने रोते हुए उन्हें और कसकर पकड़ लिया। नहीं अंकल, अगर आप भी चले गए तो प्रिया को कभी माफी नहीं मिलेगी। प्लीज, आपको जीना होगा। विक्रम की चीख सुनकर आनंद का शरीर धीरे धीरे शांत हो गया। उन्होंने जमीन पर मुंह रखकर रोना शुरू कर दिया। एक पिता के गर्म आंसू ठंडी मिट्टी पर गिर रहे थे। कुछ देर बाद पुलिस और एम्बुलेंस के सायरन की आवाज ने उस सन्नाटे को चीर दिया। पुलिस को टूटी हुई रेलिंग, व्हील चेयर और आनंद की जेब से मिले रूमाल को देखकर मामला एक साधारण दुर्घटना जैसा लगा। लेकिन विक्रम के दिए गए डैश कैम फुटेज और आनंद की चीखों ने बता दिया कि यह एक हादसा नहीं था। लेकिन आनंद ने पुलिस के सामने मुंह बंद रखा। वे अपनी बेटी के पाप को दुनिया के सामने नहीं लाना चाहते थे। वो फोटो खींचते हुए फिसल गई। सब मेरी गलती है। अगर मेरी आंखें होती। आनंद ने सारा दोष अपने सिर ले लिया। पुलिस ने उन्हें सहारा देकर एम्बुलेंस में बिठाया। दूर होती चट्टान को देखकर आनंद मन ही मन प्रार्थना कर रहे थे, प्रिया, अगले जन्म में किसी अमीर घर में पैदा होना, इस बदनसीब बाप से दोबारा मत मिलना। एम्बुलेंस का दरवाजा बंद हो गया, लेकिन यह त्रासदी का अंत नहीं था। पुलिस के वॉकी टॉकी से आवाज आई कि प्रिया का शरीर अभी तक नहीं मिला है। यह एक और बुरे भविष्य का संकेत था। इमरजेंसी रूम की ठंडी हवा आनंद के गीले कपड़ों में घुस रही थी, लेकिन उन्हें कुछ महसूस नहीं हो रहा था। उनके कानों में अभी भी प्रिया की आखिरी चीख गूंज रही थी। इंस्पेक्टर ने धीरे से कहा, मिस्टर आनंद, आपकी बेटी का शरीर अभी भी खोजा जा रहा है। लहरें बहुत तेज हैं। शरीर शब्द ने आनंद के दिल को चीर दिया। तभी कॉरिडोर से तेज जूतों की आवाज आई और एक आदमी पर्दा हटाकर अंदर घुसा। प्रिया का प्रेमी साहिल। ससुर जी, यह क्या हो गया? हमारी प्रिया मर गई। साहिल ने आते ही आनंद का हाथ पकड़कर झूठे आंसू बहाने शुरू कर दिए, लेकिन आनंद की तेज नाक ने उसे धोखा नहीं दिया। साहिल से दुख की नहीं, बल्कि तेज आफ्टर शेव, सिगरेट और पैसे के लालच की गंध आ रही थी। विक्रम ने साहिल को रोकते हुए पूछा, आप कौन हैं? मैं प्रिया का मंगेतर हूं, हटो यहां से। साहिल ने विक्रम को धक्का दिया और आनंद के कान में फुसफुसाया, नाटक बंद करो बूढ़े और अपनी आंखें खोलो। मुझे पता है प्रिया को तुमने ही धक्का दिया है। आनंद का शरीर कांप गया।
साहिल ने अपनी जेब से फोन निकाला और एक रिकॉर्डिंग चलाई। उसमें प्रिया की आवाज थी, जो कुछ दिन पहले साहिल के साथ शराब पीते हुए रिकॉर्ड की गई थी। साहिल, मैं पागल हो जाऊंगी। वो बूढ़ा मेरा बाप है। यह सोचकर ही घिन आती है। उसका वो जला हुआ चेहरा देखकर उल्टी आती है। सच कहूं तो वो इंसान नहीं, राक्षस है। मां की मौत के बाद मैंने हजारों बार सोचा है, काश उस आग में पापा मर गए होते और मां बच गई होती। इस बार 10 करोड़ मिलते ही मैं सबसे पहले अपनी सर्जरी कराऊंगी और नई जिंदगी शुरू करूंगी। रिकॉर्डिंग खत्म हो गई, लेकिन आनंद सांस तक नहीं ले पा रहे थे। उनकी बेटी पैसे के लिए नहीं, बल्कि उनसे नफरत करती थी। साहिल ने मुस्कुराते हुए कहा, सुना, अब मुद्दे पर आते हैं। तुमने प्रिया के नाम पर जो बीमा पॉलिसी ली थी, उसका पैसा मुझे दे दो, वरना मैं यह रिकॉर्डिंग और तुम्हारा कबूलनामा पुलिस को दे दूंगा। जिसने बेटी को उकसाया, वही अब बेटी की मौत का फायदा उठाकर बाप को धमका रहा था। लेकिन आनंद डरे नहीं। उन्हें डर था कि अगर यह रिकॉर्डिंग दुनिया के सामने आ गई तो उनकी मरी हुई बेटी पर लोग थूकेंगे। नहीं, मेरी प्रिया बुरी नहीं थी, मैंने ही उसे गलत पाला। उसी समय विक्रम पुलिस के साथ कमरे में दाखिल हुए। पुलिस को देखकर साहिल ने मासूम बनने का नाटक किया और बोला, ससुर जी, अपना ख्याल रखिएगा, मैं बाद में आता हूं। साहिल के जाने के बाद विक्रम ने पूछा, अंकल, उसने क्या कहा? आनंद ने कुछ नहीं कहा। उनके दिमाग में बस बेटी के शब्द गूंज रहे थे, काश पापा मर गए होते। आनंद ने फैसला कर लिया, इस पूरी त्रासदी की वजह वे खुद हैं। वे अपनी बेटी के पाप का कलंक भी अपने सिर पर ले लेंगे। 20 साल पहले की तरह वे एक बार फिर अपनी बेटी के लिए अपराधी बन जाएंगे, भले ही उन्हें हत्यारा क्यों न बनना पड़े। विक्रम को आनंद का व्यवहार अजीब लगा। यह सिर्फ सदमे का असर नहीं था, ऐसा लग रहा था जैसे आनंद कोई बहुत बड़ा राज छिपा रहे हैं। विक्रम ने अपनी कार में बैठकर 20 साल पहले हुए उस आग के हादसे की फाइल निकाली। फाइल में लिखा था कि आग आनंद की सिगरेट से लगी थी, लेकिन रिपोर्ट के आखिरी पन्ने पर फायर डिपार्टमेंट की एक छोटी सी टिप्पणी थी। आग लगने की शुरुआती जगह बड़ा कमरा नहीं, बल्कि बच्चे का छोटा कमरा था। मौके से बहुत सारी माचिस की तीलियां और बच्चे की ड्राइंग बुक मिली। विक्रम के होश उड़ गए। इसका मतलब आग आनंद ने नहीं, बल्कि 5 साल की प्रिया ने लगाई थी। विक्रम ने उस केस के रिटायर्ड इंस्पेक्टर को फोन किया। इंस्पेक्टर ने लंबी सांस लेकर कहा, हाँ, याद है, उस भले आदमी ने बहुत मिन्नतें की थीं। कहा था, प्लीज मेरी बेटी को मत बताना। अगर उसे पता चला कि उसने अपनी मां को मार दिया तो वह जी नहीं पाएगी। सारा इल्जाम मुझ पर डाल दो। विक्रम के हाथ से फोन गिर गया। सच्चाई कल्पना से भी ज्यादा भयानक थी। आनंद 20 साल से अपनी बेटी के पाप का बोझ उठाकर जी रहे थे। जिस आग ने उनका चेहरा और आंखें छीनी, वह उनकी अपनी बेटी ने लगाई थी। यह जानते हुए भी उन्होंने कभी बेटी को दोष नहीं दिया, बल्कि उसकी नफरत को चुपचाप सहा। और वही बेटी, यह जाने बिना कि उसके पिता ने उसके लिए क्या कुर्बानी दी, उन्हें राक्षस कहती रही और मारने की कोशिश की। विक्रम को अब सब कुछ समझ आ गया। आनंद फिर से अपनी बेटी को बचाने के लिए हत्या का झूठा इल्जाम अपने सिर लेने जा रहे थे। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। विक्रम ने गाड़ी वापस अस्पताल की ओर दौड़ा दी। अस्पताल में आनंद पुलिस स्टेशन में आत्मसमर्पण करने के लिए तैयार हो रहे थे। तभी विक्रम वहां पहुंचे और उन्हें रोक लिया। अंकल, आप कहां जा रहे हैं? आत्मसमर्पण करने। सब मैंने ही किया है। विक्रम चिल्लाए, क्या आत्मसमर्पण? अपनी बेटी के गुनाहों को छिपाना? 20 साल पहले भी यही किया था और आज भी यही कर रहे हैं। जिस चेहरे को वो राक्षस कहती थी, वो तो उसकी गलती को छिपाने के लिए मिला एक तमगा था। वो औरत यह जाने बिना ही आपको मारने चली थी। आनंद जमीन पर गिरकर रोने लगे। चुप हो जाओ विक्रम, प्लीज, मेरी बेटी को यह पता नहीं चलना चाहिए। तभी आनंद के फोन पर साहिल का मैसेज आया। विक्रम ने फोन उठाकर पढ़ा, बधाई हो, प्रिया मिल गई है, जिंदा है। प्रिया को आईसीयू में ले जाया गया था। डॉक्टर ने बताया जान तो बच गई, लेकिन चट्टानों से टकराने की वजह से रीढ़ की हड्डी में गंभीर चोट आई है। वह जिंदगी भर अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो पाएगी। वह अब हमेशा के लिए व्हीलचेयर पर रहेगी। जब प्रिया को होश आया तो उसने अपने सामने खड़े पिता को देखा। आनंद ने रोते हुए उसका हाथ पकड़ा, लेकिन प्रिया की आंखों में नफरत थी। तुम्हारी वजह से, तुम राक्षस। उसने पूरी ताकत से आनंद का हाथ झटक दिया। उसके दिमाग में सब कुछ उल्टा हो गया था। उसे यह याद नहीं था कि वह पिता को धक्का देने वाली थी। उसे बस यह याद था कि पिता की वजह से वह गिरी। तभी साहिल वहां आ गया।
और पुलिस के सामने प्रिया को उकसाने लगा। प्रिया, बताओ, इसी बूढ़े ने तुम्हें धक्का दिया था ना? प्रिया ने चिल्लाकर कहा, हाँ, पापा ने ही मुझे धक्का दिया, बीमा के पैसे के लिए। यह परम विश्वासघात था। जिस पिता ने अपनी जिंदगी दांव पर लगा दी, बेटी ने उसी को हत्यारा बना दिया। विक्रम अब और बर्दाश्त नहीं कर सके। उन्होंने आगे बढ़कर अपनी जेब से 20 साल पुरानी आग की रिपोर्ट निकाली और प्रिया के मुंह पर दे मारी। इसे देखो, तुम्हारे पिता उस आग में नहीं जले जिसमें तुम्हारी मां मरी थी, बल्कि तुम्हें बचाने में जले थे, जिस आग को तुमने खुद लगाया था। कागज पर साफ साफ लिखा था, आग लगने का कारण बच्ची द्वारा माचिस से खेलना। झूठ, यह झूठ है। प्रिया चीखने लगी। जिस चेहरे को तुम राक्षस कहती थीं, वह तुम्हारे गुनाह को छिपाने के लिए मिला एक तमगा था। जिस जले हुए निशान से तुम्हें घिन आती थी, वह तुम्हें बचाने में मिला एक सम्मान था। और तुमने उसी पिता को मारने की कोशिश की। विक्रम का गुस्सा फूट पड़ा। प्रिया की दुनिया बिखर गई। जिस पिता से वह पूरी जिंदगी नफरत करती रही, वह असल में उसका रक्षक था, और वह अपनी मां की कातिल थी। नहीं नहीं, प्रिया यह सच स्वीकार नहीं कर पा रही थी। आनंद ने विक्रम को पकड़कर रोते हुए कहा, क्यों बताया तुमने? मैंने कहा था ना, यह राज मैं अपने साथ कब्र में ले जाऊंगा। यह देखकर साहिल ने भागने की कोशिश की, लेकिन विक्रम ने उसे रोक लिया। कहां जा रहे हो? मेरे पास तुम्हारी वो रिकॉर्डिंग भी है जिसमें तुम आनंद अंकल को धमका रहे थे। साहिल का चेहरा सफेद पड़ गया। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। जाते जाते वह प्रिया पर चिल्लाया, मैं तो फंस गया, अब तू भी सड़ना। तुम बाप बेटी दोनों एक जैसे हो। साहिल के जाने के बाद कमरे में सिर्फ टूटे हुए दिलों की खामोशी बची थी। प्रिया ने पहली बार 20 साल में पहली बार बिना किसी नफरत के अपने पिता को देखा। पापा। यह एक ऐसी आवाज थी जिसमें पश्चाताप और असहनीय दर्द था। पूछताछ में प्रिया ने सब कुछ कबूल कर लिया। हाँ, मैंने पापा को धक्का देने की कोशिश की, मैं ही राक्षस हूं। आनंद ने उसे बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन प्रिया ने कहा, नहीं पापा, 20 साल तक आपने मेरी सजा काटी, अब मेरी बारी है। उसे इलाज के बाद जेल भेज दिया गया। उस दिन के बाद विक्रम ने आनंद को अपना पिता मान लिया। अंकल, जब तक प्रिया वापस नहीं आती, मैं आपका बेटा बनकर रहूंगा। एक बेटी ने उन्हें धोखा दिया था, लेकिन एक अजनबी ने उन्हें पिता का सम्मान दिया। कई साल बाद जेल की मुलाकात के कमरे में प्रिया व्हील चेयर पर बैठी थी, लेकिन उसके चेहरे पर शांति थी। उसने अपने पिता और विक्रम का मुस्कुराकर स्वागत किया। पापा, मैं यहाँ ठीक हूँ। मैं एक कोर्स कर रही हूँ ताकि बाहर आकर आपकी तरह लोगों की मदद कर सकूं। आनंद की आंखों में आंसू आ गए। मुलाकात के बाद विक्रम आनंद को एक खूबसूरत शांत समुद्र तट पर ले गए। वह चट्टान नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत की जगह थी। अंकल, क्या आपको समुद्र दिख रहा है? विक्रम ने पूछा। आनंद ने अपनी जेब से वही पुराना धोया हुआ नीला रूमाल निकाला। उन्होंने उसे हवा में लहराते हुए कहा, हाँ विक्रम, दिख रहा है। इस रूमाल से भी ज्यादा नीला और मेरे दिल से भी ज्यादा बड़ा समुद्र। मेरी बेटी होती तो बहुत खुश होती। वह भी अपने मन की आंखों से देख रही होगी अंकल, और मैं तो हूं ही आपके साथ। आनंद ने उस अजनबी बेटे का हाथ पकड़ा जिसने उन्हें जिंदगी का नया मतलब दिया था। शुक्रिया विक्रम, मुझे लगा था मेरी जिंदगी राख का ढेर है, लेकिन उस राख से तुम जैसा फूल खिला है। दोनों चुपचाप समुद्र को देखते रहे। उनकी पीठ एक दूसरे से सटी हुई थी और वे किसी भी सगे बाप बेटे से ज्यादा एक जैसे लग रहे थे। नीला रूमाल बसंत की हवा में लहरा रहा था, जैसे अतीत के सारे दुख और दर्द को दूर, बहुत दूर क्षितिज के पार ले जा रहा हो। अब उनकी जिंदगी में सिर्फ उम्मीद की गर्म धूप बाकी थी।